अब ये आगे फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स, द फार्मास्यूटिकल कंपनी विच इज मैन्युफैक्चरिंग द ड्रग, ये सारे उससे रिलेटेड है। डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ द ड्रग, स्टोरेज कंडीशन में बड़ी अच्छी हमें एग्जांपल पता है आप सब लोगों को पोलियो की, राइट? बाहर से तो बड़ी अच्छी स्टोरेज कंडीशंस के साथ आती है, फिर हम उसको जो है वो हमारे पास आकर उसकी कोल्ड चेन मेंटेनेंस खराब हो जाती है समटाइम्स ड्रग की, और स्टोरेज कंडीशंस क्योंकि बहुत अच्छी नहीं होती। जब हम फार फ्लंग एरियाज में जाते हैं, गांव में, विलेजेस में, माउंटेन्स में, तो पोलियो की स्टोरेज कंडीशन खराब हो जाती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ड्रग, वो इनफेक्टिव हो जाती है। प्रोडक्ट एज, एक्सपायरी हम सारे पढ़कर ड्रग को लेते हैं। नेचर एंड टाइप ऑफ द डोजेज फॉर्म, ओरल एंड अदर capsule form, tablets form, all these pharmaceutical ingredients can be changed, vary from company to company. Dissolution time of the, ये हमने पहले भी देख लिया है। मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, हमारे मुतालिक बहुत ज्यादा ये नहीं है। अच्छा, अब मैंने ये किया है कि आई एम ओनली गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये वाले सारे मैंने आपको बता जरूर दिए हैं ताकि आपको पता हो कि दिस इज द पेशेंट फैक्टर, दिस इज फिजिको केमिकल फैक्टर एंड दिस इज द कंपनी फैक्टर। ओके, हमारी वही सेम ओल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बनी होती है, सबको पता है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं। सो देयर इज phospholipid bilayer on the external and internal surface of the membrane, extracellular and intracellular surface. Among these two surfaces, there is there is hydrophobic core, right? अब ये मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे आप लोग देखो, लिपिड्स में से कोई भी वाटर सॉल्युबल चीज नहीं गुजर सकती। अगर आप एक ड्रग या इवन आपका कोई और मॉलिक्यूल भी है, नॉट नेसेसरीली ड्रग, जो के वाटर सॉल्युबल है, तो वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लव्स लिपिड्स, डजंट लाइक वाटर दैट मच, तो उसको यहाँ से पास करने में इशू आएगा, राइट? इसलिए हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थोड़ा सा इसलिए डिस्कस किया था। फिर आप ये देखोगे इसकी सरफेस पे हमें पता है ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स आप लोगों ने याद रखनी है, ये जरूरी है, इनका आगे काम आएगा। ठीक होगा कि ये क्या काम कर रही है। और ये आप लोग देखो तो ये हाइड्रोफिलिक है इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट के साथ। ठीक हो गया? ये प्रोटीन्स आप लोगों ने इसमें से याद रखनी है। और लाइपोफिलिसिटी के लिहाज से आप लोगों ने इस बात को याद रखना है। आगे डिस्कस करेंगे हम इसको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख ली। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से चीजें गुजरनी है, मॉलिक्यूल्स गुजरने हैं, ड्रग्स गुजरनी है, फूड गुजरना है, कुछ भी गुजरना है। सेल को बहुत सारी चीजें चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। उस तक पहुंचेंगे कैसे? ड्रग्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू पैसिव डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, does not require energy. Then there are specialized transport mechanisms, right? उसमें कैरियर मीडिएटेड भी है, माइनोसाइटोसिस भी है। देन कैरियर मीडिएटेड कैन बी द सेलेक्टिव डिफ्यूजन और इट कैन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी। इनको हम क्विकली रिव्यू करेंगे। इसमें आप लोगों के बहुत सारे एमसीक्यूज हैं हर स्लाइड में, तो बी वेरी वेरी अटेंटिव। आप लोगों को पता चलता जाएगा जब एमसीक्यूज आएंगे, राइट? डिफ्यूजन, एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग जा रही है, और एनी अदर मॉलिक्यूल फॉर दैट मैटर। आप लोग ये देखो, यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है सब चीजों की। यहाँ पे ये लिपिड सॉल्युबल चीजों की भी और लिपिड इनसॉल्युबल चीजों की भी कंसंट्रेशन ज्यादा है। और ये जा रहे हैं सिंपली जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करते हैं, लिपिड वाले बड़े मजे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजरते हैं। और ये देखो, ये एक चैनल बना हुआ है फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ द डिफ्यूजन ये तुम लोगों ने अच्छी तरह से याद रखनी है। ये तुम लोगों के एमसीक्यूज हैं। वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल, यूरिया, दे क्रॉस सेल मेम्ब्रेन वाया simple diffusion. Oxygen, carbon dioxide transport in lung is also through simple diffusion. Almost all the drugs with the exception of a few are transported via simple diffusion. ये बहुत important बात है, ठीक है? तुम लोगों को अगर एग्जाम में समझ ना आ रहा हो किसी ड्रग का, अगर तो एग्जाम्पल याद है तो वेल एंड गुड,
ना आ रहा हो तो फिर ये तुम लोग एक इस बात को याद रखना है कि ऑलमोस्ट ऑल ड्रग्स कहाँ से आ रही है, सिंपल डिफ्यूजन से। तो एक तरह से उस एमसीक्यूज को तुम लोग इस असूल को याद रखते हुए टैकल कर सकते हो। देन कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, ये क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तुम लोगों से मैंने कहा था कि ये प्रोटीन याद रखना, रिमेंबर दैट। ये देखो, ये एक चैनल बना हुआ है, यहाँ से चीजें गुजर रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इट इज नॉट एनर्जी डिपेंडेंट। सिंपल डिफ्यूजन में भी एनर्जी नहीं चाहिए और फैसिलिटेटेड में भी एनर्जी नहीं चाहिए। यहाँ पे भी देखो ग्रेडियंट वही है कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे, बट दे डोंट रिक्वायर एनर्जी एंड दे हैव अ स्पेशलाइज्ड चैनल। दिस इज एन अदर एमसीक्यू, ये भी एंड पे आएगा, भी याद रखने हैं तुम लोगों ने, मैं पूछूंगी। Glucose, sodium ions and potassium ions move across the cell membrane via carrier proteins without energy. Right? Drugs में कौन सी जाती है? Azoles, फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, पोसाकोनाजोल, ये सब कैसे क्रॉस करती हैं सेल मेम्ब्रेन को? थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ये फंजाई में जाती है क्योंकि इन्होंने फंजाई को किल करना होता है ना, तो फंजाई में इस तरह से क्रॉस करती है। Then there is active transport. Active transport needs energy source. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी सोर्स चाहिए। एनर्जी सोर्स की बेस पे हम इसको आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। ये देखो यहाँ पे जो एक ट्रांसपोर्टर बना हुआ है ना, वो एनर्जी ले रहा है एटीपी से। ये एटीपी ब्रेक डाउन होती है एडीपी में, और यहाँ से जो एक फॉस्फेट बॉन्ड की ब्रेकेज से एनर्जी आती है, दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। नीचे देखो एक अच्छी सी एग्जांपल लिखी हुई है मैंने, दैट इज लिवोडोपा। रिमेंबर दीज थिंग्स। अगेन यही मैंने तुम लोगों से कहा था कि एनर्जी सोर्स से की बुनियाद पे इसको दो चीजों में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी से। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस हमें बहुत पसंद है। ये देखो, इसको हम आगे थोड़ा सा इसकी डायग्राम भी देख लेंगे। Then there is secondary. Energy is obtained from movement of other solutes. इसको थोड़ा सा समझ लो। देखो इसमें होता ये है, दो सोल्यूट्स की मूवमेंट ही हो रही होती है, सेकेंडरी में भी दो या दो से ज्यादा। यहाँ पे ये होता है एक सोर्स, एक सोल्यूट मॉलिक्यूल कह लो, मूव करता है फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब जब वो हाई से लो की तरफ जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो उस एनर्जी का फायदा उठाता है और उस एनर्जी को फटाफट यूज करता है, और वो जाता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। उसको एनर्जी चाहिए उस तरफ जाने के लिए, और नॉट नेसेसरली कंसंट्रेशन को अगर हम इग्नोर भी कर दे तो एक मॉलिक्यूल एनर्जी दे रहा है दूसरे को ट्रांसपोर्ट के लिए। इसकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो इसकी एग्जांपल्स में आता है सर्टुलिन ट्रांसपोर्टर, डैट डोपामिन ट्रांसपोर्टर, राइट? सोडियम पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट, सोडियम कैल्शियम, सॉरी, सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट। सोडियम मूव्स from the cell to outside the cell, from outside the cell to the cell, और ये इसकी जो है वो towards the gradient movement होती है। और कैल्शियम जो है उसकी जैसे ही सोडियम मूव करता है आगे कैरियर पे लगता है, कैल्शियम उसका फायदा उठाता है और सेल के अंदर से फटाफट बाहर निकल जाता है। सोडियम हाइड्रोजन इज ऑल्सो सिमिलर। देन सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, इसमें दोनों चीजें, को का क्या मतलब है? एक तरफ को जा रही हैं। सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट सेम साइड पे जा रही हैं, सेम पोर्ट्स आएंगे। एंड ये क्या है आपके? काउंटर ट्रांसपोर्ट, अपोजिट साइड पे इसमें चीजें जा रही हैं। ये बात याद रखनी है। दिस इज ऑल्सो एन एमसीक्यू। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एडीपी, एडीपी यही उसी की डायग्राम आगे पहले भी हमने देख ली है। ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एक कंपैरिजन के लिए ऊपर बनाया हुआ ये उसने सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। ये देखो ब्राउन कलर से उसने बनाए हुए छोटे छोटे पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज this and sodium molecules are like this. All right,
यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों को पता है कि सोडियम जो है वो हमारा कहाँ पे ज़्यादा होता है, प्लाज्मा में। पोटेशियम कहाँ पे ज़्यादा होता है, सेल में। लेकिन इसने जो है वो अपोजिट साइड पे मूव करवाना होता है, 3 सोडियम एंड 2 पोटेशियम आउट, और इस तरह से इसका जो है वो होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। और ये हमारा सेम कोड जो हम लोगों ने पढ़ी है अभी सोडियम की और ग्लूकोज की, ये देखो सेम साइड पे लगी हुई है। सोडियम यहाँ पे इस तरफ है और हाइड्रोजन इस तरफ है काउंटर ट्रांसपोर्ट के लिए, राइट। Then there can be pinocytosis, सेल ड्रिंकिंग स्मॉल मॉलिक्यूल आता है सेल मेम्ब्रेन के साथ इन कांटेक्ट, सेल मेम्ब्रेन के साथ ये इन कांटेक्ट आया, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन बनी, यहाँ पे फिर उसकी ब्रेकेज हो गया, ब्रेकेज के बाद ये देखो ये वेसिकल साइटोप्लाज्म में आ गया। अभी हम पोलियो की एग्जांपल डिस्कस की थी, तो पोलियो इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल लाइक दिस। Another mechanism is pore transport और convective transport absorption जो है वो नैरो एक्वसफील्ड चैनल से होती है। इसको याद रखना, एक्वसफील्ड है ये, ठीक है। वाटर के एक्वापोरेंस होते हैं, शुगर्स, यूरिया इस तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, लो मोलेकुलर वेट ड्रग्स के पीछे भी हम लोग ने देखी इस तरह से। आयन फिर है आयनाइज्ड ड्रग्स जो हैं, ये देखिए वो नहीं गुजरती सेल मेम्ब्रेन से। अगर एक न्यूट्रल ड्रग हो, सेल मेम्ब्रेन लाइक्स दैट ड्रग, लिपिड सॉल्युबल हो, छोटी सी हो, न्यूट्रल सी हो, सेल मेम्ब्रेन लव्स दैट ड्रग और दैट मॉलिक्यूल, वो उसको गुजरने देती है। किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, सेल मेम्ब्रेन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कोई बड़ा सारा मॉलिक्यूल है, सेल मेम्ब्रेन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वाटर लविंग मॉलिक्यूल है यानी हाइड्रोफिलिक, सेल मेम्ब्रेन को पसंद नहीं आता। तो आयोनाइज्ड ड्रग अगर है, उसका फिर सोल्यूशन क्या निकालते हैं हम, अपोजिट चार्ज आयन के साथ वो मिलती है, न्यूट्रल हो जाती है, और उसके बाद क्या होते हैं, डिफ्यूजेस इजीली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, ये जो है आपके कफ सिरप्स में यूज होते हैं। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, वेरी लार्ज सब्सटेंस जो है उसकी एंट्री उस तरह से हो सकती है, और ये एनर्जी डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल्स के लिए मैंने आप लोगों को सिर्फ बताया है। आयरन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है अपने प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं, वो इस तरह से जाते हैं, हमें पता है इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ वो अटैच होता है। आयरन जो है वो फेरोप्रोटीन्स के साथ अटैच होता है। एक्सोसाइटोसिस जो है वो एक्सपल्शन होती है, और वो भी एनर्जी डिपेंडेंट होती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के एट द सिनेप्टिक जंक्शन। ये मैंने आपको एग्जांपल्स के लिए जो है वो उसको किया है। ये इसमें मैंने ज्यादा टाइम इसलिए लगाया, ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन सारे स्लाइड्स में एमसीक्यू है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से याद करना है, बाकी हम जल्दी जल्दी उतार सकते हैं। एंड देयर इज एज इन्फेंट्स में और एल्डरली में डिफरेंस होते हैं, उसकी वजह से ड्रग एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होती है। गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम में जो है वो उस तरह से इफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ मील अगर यहाँ पे हम लोग देखें, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, देन प्रोटीन एंड देन फैट्स। और इसी तरह से ड्रग्स जो है वो भी अगर उनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। प्रोटीन्स मतलब ड्रग की नेचर के ऊपर डिपेंड करते हुए उसकी भी एब्जॉर्प्शन होती है, इसी तरह मॉलिक्यूल की नेचर पर डिपेंड करते हुए। यहाँ पे भी एग्जांपल्स देख लो आप लोग, जैसे एंटीकोलिनर्जिक है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं, इथेनॉल है, ये सारी की सारी रिड्यूस करती हैं गैस्ट्रिक एम्पटिंग के रेट को, और इसकी वजह से ये ड्रग्स जो है वो स्टमक में ज्यादा देर के लिए स्टे करती हैं। और जब इस तरह से ज्यादा देर के लिए स्टे करती हैं तो उनको एब्जॉर्ब होने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है, राइट। इसी तरह से हाइपोथायराइडिज्म की वजह से बहुत सारी ड्रग एब्जॉर्प्शन रिटार्ड हो जाती है, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से प्रमोट हो जाती है। ये भी तुम लोगों के 2 एमसीक्यूज हो गए। एंजाइटी और डिप्रेशन भी जो है उसकी वजह से, देखो इन डिप्रेशन की वजह से ड्रग एब्जॉर्प्शन रिटार्ड हुई और एंजाइटी की वजह से प्रमोट हुई। प्रेजेंस ऑफ फूड, अनदर एमसीक्यू, अच्छी तरह से देख लो। हम लोग लिखते हैं ये फूड डिक्रीज किस किस को करता है, एम्पिसिलिन को, एस्पिरिन को, कैप्टोप्रिल को, लिवोडोपा को, रिफेम्पिसिन को, एरिथ्रोसाइक्लिन को। टीबी वाली ड्रग्स तुम लोग पेशेंट को कहते हैं नाश्ते से 1 घंटा पहले लें, तो दिस इज द सेम। लिवोडोपा या पार्किंसनिज्म वाले पेशेंट को हम लोग जब प्रेस्क्राइब करते हैं तो उसको एम्प्टी स्टमक करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड अगेन।
इस तरह से एंजाइम्स की वजह से मेटाबॉलिज्म हो जाता है। हमने पढ़ लिया था ये कि फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है, गट वॉल में एंजाइम्स है उनकी वजह से हो रहा है, गट फ्लोरा की वजह से हो रहा है। पार्टिकल साइज में देखो कि जितना आपका पार्टिकल डिसोल्यूशन रेट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इज अब देखो कि जो आपका सरफेस एरिया है दैट डिपेंड्स कितनी जल्दी जल्दी आपका सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व हो रहा है, उतना ही ज्यादा जो जल्दी डिसॉल्व होता है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और जो स्लोली डिसॉल्व होता है बेसिकली उसका सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। ये बात याद रखनी, स्मॉलर पार्टिकल साइज हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, ये एमसीक्यूज आ सकता है आप लोगों को, और उसकी वजह से फिर वो जब सरफेस एरिया ज्यादा तो डिसोल्यूशन बहुत ज्यादा जल्दी। डाइजॉक्सिन बड़ी जरूरी एग्जांपल है यहाँ पे, डाइजॉक्सिन क्राइजोफल्विरन बिस हाइड्रोक्सीक्यूमेमरिन जो है वो इस तरह से जा सकती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सरफेस एरिया, एब्सोल्यूट सरफेस एरिया, इफेक्टिव सरफेस एरिया। इफेक्टिव जो है जहां पे ड्रग अब्सॉर्ब हो रही है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसको मैंने थोड़ा सा बस टच किया है, ये हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन में नो अब्जॉर्प्शन फेज हमें पता है, 100% वर्चुअल अब्जॉर्बेबिलिटी, और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इनहेलेशन, then sublingual, then rectal, then intramuscular, then subcutaneous, then oral, और then transdermal। आईवी का ऑब्वियसली इनहेलेशन से भी ज्यादा है, इसको हमने कहा ना कि अब्जॉर्बेबिलिटी नहीं होती उसकी, वर्चुअली 100% है। सो दैट एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन की दी है, आईवी इफेक्ट इमीडिएटली आता है, सबलिंगुअल 1 to 3 मिनट्स में, पर रेक्टल 40 to 60 मिनट्स में। तो देखो आईवी का सबसे ज्यादा आ गया, सबलिंगुअल का उसके बाद हमने देखा ना सबलिंगुअल का ज्यादा है, एंड देन पर रेक्टल। तो इन सब में डिफरेंस आ गया। ये भी आप लोगों ने याद रखना, इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि कौन सी ड्रग जो है वो ये इस सारे सिनेरियो में ना कि इनहेलेशन से ज्यादा है सबलिंगुअल से रेक्टल से, ये आप लोगों को आ जाती है, ये आगे पीछे तरतीब करके आप लोगों को एमसीक्यू आएगा। अच्छा, फिर मेथड्स टू डिले एब्जॉर्प्शन, डोजेज हम उसकी जो है वो सस्टेन्ड डोजेज रख सकते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, वेजो कंस्ट्रिक्टर ड्रग ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा टूनिके अप्लाई करने से भी हम कर सकते हैं। और ये खैर आप लोगों के लिए आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक एक एग्जांपल दिखाने के लिए, यहाँ पे ये वेजो कंस्ट्रिक्टर की एग्जांपल है, लोकल एनेस्थेटिक ज़ाइलोकेन के साथ। अब सर्जरी वालों को बहुत ज़्यादा एनेस्थेटिक्स आते हैं, तो उसके साथ जब नॉर एड्रेनालिन ऐड करते हैं तो क्या होता है, लोकल एनेस्थेटिक का इफेक्ट प्रॉन्ग हो जाता है, ठीक हो गया। इस तरह से टूनिके अप्लाई करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक से पहले सर्जरी वाले करते हैं ना अप्लाई, उससे क्या होता है कि सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन डिले हो जाती है, तो वहीं पे लोकली ड्रग जो है अच्छी सी एब्जॉर्ब हो जाती है, इफेक्ट लोकल एनेस्थेटिक का ज्यादा अच्छा आता है। ये दो बातें इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी तक हमने ड्रग एब्जॉर्प्शन कंप्लीट की है, ये सबसे लंबे वाला टॉपिक था मेरी प्रेजेंटेशन का। सो फॉर मुझे बताओ, आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग उनको अभी डिस्कस कर सकते हो, एंड पे भी हम लोग थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन पॉइंट ऑफ व्यू? ओके, ऑलराइट, फिर हम ऐसे करते हैं, एंड पे ही डिस्कस करते हैं, आप लोग अभी चैट में उनको डॉक्यूमेंट करते जाओ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग बॉडी वाटर में भी हो सकती है, वेरियस टिश्यूज में भी हो सकती है। आपको पता है बॉडी वाटर से फिर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में भी ड्रग जाएगी, इंट्रा सेलुलर में भी, एक्स्ट्रा सेलुलर में फर्दर दो कंपार्टमेंट्स आते हैं, इंट्रावास्कुलर एंड इंटरस्टिशियल। ये बड़ी अच्छी सी एग्जांपल्स लिखी हुई है तुम लोगों के लिए। बॉडी वाटर में इथेनॉल होती है एब्जॉर्ब, एक्स्ट्रा सेलुलर में आयोडाइड आयंस, ट्यूबिक्यूरारिन, जेंटामाइसिन, आयोडाइड आयंस और जेंटामाइसिन, इसमें से याद रखनी है। वेरियस टिश्यूज में जैसे आयोडाइड थायराइड में जाती है, फ्लोराइड बोन्स में जाती है, विटामिन ए लिवर में जाता है, सो ऑन। इंट्रासेलुलर में पोटेशियम आयंस एंड सुक्रोज जाते हैं, इंट्रावास्कुलर मैनिटोल, डेक्स्ट्रॉन, हेपरिन, इंटरस्टिशियल में डाइजॉक्सिन और रोमैटिन। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपको ये बता रहा है कि कौन सी ड्रग मेजरली किस कंपार्टमेंट में जा रही है। ये फिर देखो यहाँ पे फिर तुम लोग का एमसीक्यू आ गया, एसिडिक ड्रग बाइंड करती है एल्ब्यूमिन को, फॉर एग्जांपल वारफरिन एंड पेनिसिलिन। अच्छी तरह से ये आप लोगों ने याद रखना। बेसिक ड्रग्स इसको करती है वन एस्टर ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा, इसका नाम देखो, बेसिक ड्रग है ना, इसलिए एस्टर के साथ अटैच हुई न्यूट्रल हो रही है, क्विनोडिन एंड मिप्रामेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। टिश्यू प्रोटीन्स या न्यूक्लियोप्रोटीन्स डाइजॉक्सिन के साथ, मिसलेनियस बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं वो ट्रांस
कॉटन और corticosteroid binding proteins. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस एग्जांपल को हम रहने देते हैं सिंपली. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी वर्सेस प्लाज्मा कंसंट्रेशन. ठीक है, ये क्या है? आपको कितनी स्पेस चाहिए ड्रग की एक पार्टिकुलर अमाउंट को अवेलेबल बनाने के लिए. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी बेस पे हम रूट्स डिसाइड कर सकते हैं ड्रग्स के. ठीक है, कि जो इंट्रावेनस रूट के साथ हम लोग अगर देंगे, फॉर एग्जांपल वो सारी प्लाज्मा वाटर में जाएगी 3 लीटर्स में. हेपरिन, इंसुलिन की एग्जांपल्स हैं फॉर एग्जांपल. और इसी तरह से ये किस लिए ट्रू है? जो ड्रग्स कैपिलरी मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर रही ना, उनके फिर हम इंट्रावेनस रूट से डायरेक्टली दे सकते ताकि जाए हैं वो डायरेक्टली ब्लड में. और इस तरह से अगर कोई हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होती है बहुत ज्यादा और लेस टिश्यू बाउंड, फॉर एग्जांपल टॉलबुटामाइड, तो उसका लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, क्योंकि वो सारी उसके साथ अटैच्ड रहेगी आपकी. दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. मेटाबॉलिज्म को हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं. इसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन की 2 फेजेस हैं. फेज 1 में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस आ जाएगा. फेज 2 में ग्लूकोनाइडेशन. यहाँ से भी बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं. फेज 1 के बाद जो है वो एक्टिव भी हो सकता है मेटाबोलाइट और इनएक्टिव, लेकिन फेज 2 के बाद हमेशा इनएक्टिव होगा. ये बात याद रखनी है. सिर्फ एक एक्सेप्शन है, मॉर्फिन और M6 ग्लूकोनाइड. ऑक्सीडेशन की एग्जांपल्स बार्बिचुरेट्स, फिनोथाइजीन्स, पैरासिटामोल, स्टेरॉइड. बेसिकली इसमें होता क्या है? फेज 1 में के ड्रग के साथ एक ग्रुप अटैच होता है, उसकी वजह से ड्रग यहाँ तो एक्टिव हो जाती है, ये इनएक्टिव हो जाती है. ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ड्रग ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, उसके साथ ऑक्सीजन आके अटैच हो जाती है या हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है. इसकी तुम लोगों ने एग्जांपल्स याद रखनी है. बार्बिचुरेट्स, फिनोथाइजीन्स, पैरासिटामोल एंड स्टेरॉइड्स. रिडक्शन, लेवोडोपा रिडक्शन में क्या होता है? रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन. क्या मतलब? इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई, इसमें ऑक्सीजन डिलीट हुई, उसमें हाइड्रोजन ऐड हुई, इसमें हाइड्रोजन डिलीट जो है वो हमारी उसमें रिमूव हुई और इसमें ऐड होगी. देन देयर इज हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि वाटर जब आता है तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल की ब्रेकेज हो जाती है. एग्जांपल्स में क्लोरीन एस्टर्स, प्रोकेन, लाइडोकेन, पैथिडीन, ऑक्सीटोसिन. ये इसलिए जरूरी है. ये देखो ऑक्सीटोसिन गायनी वालों आप लोगों ने याद रखना है. लाइडोकेन मेडिसिन सर्जरी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. पैथिडीन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. ये तीनों एग्जांपल्स की वजह से. ठीक है, बाकी प्रोकेन और कोलिन एस्टर्स. देन साइक्लाइजेशन और डिसाइक्लाइजेशन की वजह से. वैसे साइक्लाइजेशन प्रोगोनिल की होती है, डिसाइक्लाइजेशन फेनोटाइन और बार्बिचुरेट्स की. फेज 2 में क्या होता है कि एक सबस्ट्रेट जो है हमारे पास होता है, उसमें क्या होता है? एक ग्रुप ऐड होता है ग्लूक्रोनाइजेशन में, ग्लूक्रोनिक एसिड. ठीक है, इसका फायदा क्या होता है? इसकी वजह से ड्रग की एलिमिनेशन में हेल्प होती है. यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा है, इसमें हमेशा ड्रग इनएक्टिव होगी. दूसरा ये कि हाइड्रोफिलिक ड्रग बनेगी जो कि हाइड्रोलाइज हो सकती है गट के अंदर और उसके बाद जो है वो एक्सक्रीट हो सकती है. ये सारे के सारे इसकी प्रॉपर्टीज हैं. ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है. फेज 2 रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज हम बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कहाँ पे है? क्लोरामफेनिकोल, एस्प्रिन, मॉर्फिन. ठीक है, मेट्रोनिडाजोल, फ्लैजेल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल. बिलिरुबिन, थायरॉक्सिन. ये सारी की सारी जो हैं अटैच होती हैं ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ और फिर हाइड्रोलाइज हो जाती हैं आराम से और फिर बॉडी से बाहर निकल जाती हैं. ठीक हो गया. अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखो कि ये वाली जो है ये एक्सक्रीशन के लिए, सिंथेटिक रिएक्शन के लिए, लेकिन कुछ ड्रग्स जो है ना जब हाइड्रोलाइज होती है उसकी रीअब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो जाती है. ये आप लोग देखो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन जब ड्रग की ज्यादा होगी हाइड्रोलाइज होने से तो रीअब्जॉर्प्शन भी अच्छी हो जाएगी ना उसकी. तो रीअब्जॉर्प्शन एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन से हो जाएगी और उसके बाद जो है वो उसका एक्शन प्रोलॉन्ग होएगा. तो ये दो तरह से काम कर रहा है और दोनों तरह से इसकी एग्जांपल जो है वो मैंने आप लोगों को दे दी है. फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन. इसमें ड्रग जो है इंडक्शन एंड इनहिबिटर, इसमें साइटोक्रोम P450 मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो आ जाता है. ठीक है, उसको हम लोगों ने अभी टाइम कम था हमारे लेक्चर का इसलिए मैंने उसको उसमें ऐड नहीं किया, उसको हम अलग से
डिस्कस कर लेंगे। यहाँ आप लोग उसको जो है वो ड्रग की एग्जांपल्स याद कर सकते हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, excretion through the kidneys, biliary excretion, sweat and saliva, milk and pulmonary, प्लाज्मा हाफ लाइफ, कितनी देर में प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है, लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय के नेचुरल लॉग ऑफ 2 जो है वो 0.63 होता है, तो 0.63 इनटू के एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है और ये क्लियरेंस ओवर वॉल्यूम से कैलकुलेट हो सकता है। प्लाज्मा हाफ लाइफ की भी कैलकुलेशन आ सकती है, किसी ड्रग के क्लियरेंस और वॉल्यूम दिया हो उसके वहां से फिर आप जो है वो इसको कैलकुलेट डिवाइडेड बाय क्लियरेंस, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, हाफ लाइफ। ड्रग एलिमिनेशन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में इथेनॉल, फेनोक्वाइन, एस्प्रिन फर्स्ट ऑर्डर में बाकी आ जाती है। इसमें ये होता है कि जीरो ऑर्डर में जितनी भी ड्रग हो लेकिन वो एक कांस्टेंट रेट पे होगी, चाहे 100 मिलीग्राम हो, 200 हो, 500 हो, 600 हो, उसने अपने कांस्टेंट रेट पे ही बॉडी से बाहर निकलना है। 100 और 600 पे उसकी कंसंट्रेशन पे रेट सेम रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर में जो है वो ड्रग की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट। ड्रग इंटरेक्शंस, अच्छा जी, ड्रग इंटरेक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं, ये हम लोग आगे एक एमसीक्यू आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, सो एमसीक्यू रिकॉल से कहते तक ये सारा हमारा हो गया है। एनी क्वेश्चन सो फार? डॉक्टर उज़मा, ये जो लास्ट स्लाइड है हाफ लाइफ वाली, उसको शेयर कर दें। ओके, ऑल राइट, ये लीजिए। अच्छा, इसको हम लोग दोबारा डिस्कस कर लें। डॉक्टर उज़मा, लेट मी टू ऐड समथिंग, दे विल फाइंड अ एमसीक्यू इन देयर एग्जाम, ये हर दफा रिपीट होगा और यहाँ ये श्योर श्योर, 4 हाफ बिल्कुल, लाइफ जो मैक्सिमम ये ड्रग है टाइम, वो एग्जिट हो जाती है। हाँ ठीक है, नोट इट डाउन। ये देखिए, ठीक है, आप प्लीज शेयर ये कीजिए। परसेंट अभी ओके, एक और भी क्वेश्चन होता है, काइंडली इसको भी देख लें। ये मैंने आप लोगों के लिए निकाला हुआ है, ये नजर आ रहा है आपको? ये है लाइपोफिलिक वर्सेस हाइड्रोफिलिक, लाइपोफिलिक वर्सेस हाइड्रोफिलिक। इसमें से काफी एमसीक्यूज आते हैं और जो ट्रिक है ना इसमें वो ये है कि जो लाइपोफिलिक है वही एक्चुअली लाइपोफोबिक है, सॉरी हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, तो इसको आपने जो है एड्रेस करना है, मतलब जो चीज लिपिड्स को लव कर रही है वो हेट करेगी किसको, हाइड्रो को, तो दैट इज द सेम थिंग। और लिपो पे जो है अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि ये पोलर है या नॉन पोलर है। ये जो मेडिसिन हैं ये सारी जो है क्या है, अब आप में से कोई बताइए कि पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, क्या ये क्रॉस कर लेती हैं ब्लड ब्रेन बैरियर या प्लेसेंटा का बैरियर, इस पे से जो है अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ आपने इन चीजों को नोट करना है। एनीवन वांट टू आंसर? अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ, एग्जाम्पल्स याद कर लें आप। ये एग्जाम्पल है इधर। ठीक है, लाइपोफिलिक में आ जाएंगे आप, आपके पास फैट सॉल्युबल विटामिन, अमाइनो एसिड्स, और हाइड्रोफिलिक में आपके पास अल्कोहल आ जाएगा। अल्कोहल का काफी पूछते हैं, ये हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, और क्या है, कंटेन पोलर फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को रजिस्टर करवाना था अकॉर्डिंग टू योर कमिंग एग्जाम। बाकी डॉक्टर उज़मा इसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, उसमें जो है कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ड्रग ज्यादा एलिमिनेट होगी, ड्रग उसी लिहाज से फिर एलिमिनेट होगी, यानी एक्सपोनेंशियल। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रग इंटरेक्शंस। इसके आप लोगों के एमसीक्यू बहुत सारे आते हैं और इसमें आप लोगों का बड़ा सारा मसला। ओके, थैंक यू। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस जो है ना,
वो किसी भी लेवल पे आ सकते हैं। लेकिन चूंकि फार्माकोकाइनेटिक है ना ड्रग इंटरेक्शन, आप लोग ने यही याद रखना, फार्माकोकाइनेटिक स्टेप्स में जो चीज आएगी ना दैट इज फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। उसकी एग्जांपल वही होगी। देखो 4 प्रोसेस पड़े हैं ना, एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो जो भी ड्रग इन सारे प्रोसीजर्स को जहां पे भी ये वाले इंटरेक्शन आएंगे उसको हम फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन के लेवल पे आया लिवोथायरोक्सिन एंड न्यूट्रलाइजिंग एंटीसिड्स। अब इसमें क्या होता है, ड्रग ने एब्जॉर्ब होना है, लेकिन जहां पे न्यूट्रलाइजिंग एंटीसिड्स आ जाएंगे वहां पे जो है वो ड्रग की इसकी एब्जॉर्प्शन खराब हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग एक एग्जांपल और देखें तो क्लोपिडोग्रिल और पीपीआई का इंटरेक्शन इस तरह से होता है। पीपीआई जो है ओमेप्राजोल हम बहुत शौक से यूज करते हैं, वो क्लोपिडोग्रिल को एब्जॉर्ब होने नहीं देता। ये एब्जॉर्प्शन के लेवल पे एक फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन की एग्जांपल है। इसी तरह से एलिमिनेशन पे फॉर एग्जांपल डाइजॉक्सिन और मैक्रोलाइड्स। अब इसमें ये होता है कि किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होना है ना, तो कंपटीशन आ जाता है डाइजॉक्सिन का और मैक्रोलाइड्स का। उस कंपटीशन की वजह से एक ड्रग की इनहिबिशन जो है वो दूसरी कम कर देती है। मैक्रोलाइड्स डाइजॉक्सिन की इनहिबिशन को, एलिमिनेशन को सॉरी खराब करते हैं। इसी तरह से मेटाबॉलिज्म क्या है, अब मेटाबॉलिज्म में जो है P450 ये पूरा अलग से टॉपिक है, बहुत लंबा इंटरेस्ट हो जाना था हम लोगों का सेशन, इसलिए जो है वो मैंने इसको नहीं छेड़ा। लेकिन ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर में, आप लोग उसके सिंपली टेबल को याद करेंगे। इंड्यूसर्स कौन से और इनहिबिटर्स है वो आप लोगों को बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा, वरना हम किसी और टाइम पे इसको डिस्कस कर लेंगे। SSRIs और सर्टेन बीटा ब्लॉकर्स का जिस तरह से इंटरेक्शन होता है, राइट। ड्रग एक्शन को प्रोलॉन्ग किस तरह से करना है, अब देखो जहां पे एब्जॉर्प्शन है वहां से प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जहां पे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वहां पे जब हम प्रोटीन बाइंड ज्यादा देर रहेंगी तो उसकी वजह से ज्यादा देर प्लाज्मा में रहेंगी, एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा, ड्रग का उतना ही जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा। फिर बाय रिटार्डिंग द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म आप ड्रग का कम कर दें। देन रिटार्डिंग द रीनल एक्सक्रीशन, रीनल एक्सक्रीशन बिल्कुल जैसे अभी हमने पीछे देखा है कि डाइजॉक्सिन और मैक्रोलाइड वाली एग्जांपल है ना, तो यहाँ पे जब ड्रग एक्सक्रीशन जो है वो उसकी नहीं होगी तो क्या होगा, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग होगा। अच्छा, दिस वाज ऑल अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स। इसको मैंने इस तरह से आप लोगों के एग्जाम के लिहाज से इसको करने की कोशिश की थी, वरना दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। इसमें चीजें ऐड तो हो सकती हैं लेकिन ये मिनिमम पॉसिबल जितना था वो हमने इसको कर लिया। अब इसके कुछ मैंने एमसीक्यू रिकॉल आप लोगों की निकाली थी फार्माकोकाइनेटिक्स से रिलेटेड, आप लोगों को एक एग्जांपल देने के लिए कि ये किस तरह से जरूरी है। अब ये आप लोगों ने मुझे बतानी है। अभी जो है माइक्स हम लोग ऑन कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम इंटरेक्टिव रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन इज थ्रू। Mics are on. Okay, that's very good. Mics are back on. All right. बताएगा सर ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन किस तरह से होगी? Facilitated diffusion. It's very good. Yes, facilitated diffusion. शाबाश। And other example of facilitated diffusion? कोई और बता दे, कोई बात नहीं। सोडियम पोटासियम। Okay, very good. And सोडियम पोटासियम तीनों एजोल्स। very good, जबरदस्त। सब मतलब आप लोग ध्यान दे रहे थे। अच्छा, सिंपल डिफ्यूजन की भी कोई एक आधी एग्जांपल अगर मुझे बता दें तो। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तीनों। Very good, शाबाश। And active transport कोई सी भी एग्जांपल। प्राइमरी के सोडियम पोटासियम एटीपीएस, लीवोडोपा एक ड्रग। सेकेंडरी में काउंटर ट्रांसपोर्ट और को ट्रांसपोर्ट दोनों होते हैं, अमीनो एसिड और सोडियम को ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट और सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट। वेरी गुड, जबरदस्त। एंड एक्सोसाइटोसिस में हमने एक ड्रग देखी थी, अगर न्यूरोट्रांसमीटर, एक्सोसाइटोसिस न्यूरोट्रांसमीटर। शाबाश शाबाश। Glucuronide conjugation of the drugs causes inactivation of the drug,
It's type 1 reaction. Makes drug insoluble in water. शाबाश. और ये टाइप 1 ही बल्कि टाइप 2 है. और ये ड्रग को इनसॉल्युबल कर रहा था या सॉल्युबल कर रहा था? हाइड्रोलाइज कर रहा था ना? Soluble. शाबाश. Increases its effect या decreases? बेसिकली उसको इनएक्टिव कर रहा होता है ना, इसलिए इसका जो है वो इफेक्ट को इस तरह से करता है, राइट? नेक्स्ट. अच्छा, ये एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल्स कुछ मैंने आप लोगों को बताई थी, कुछ और हैं. अब इसमें ट्रिक आप लोग देखो. अगर बेस्ट एग्जांपल ऑफ फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शंस उन्हीं 4 प्रोसीजर्स पे हो सकते हैं. एड में, आद में, ADMA, राइट? अच्छा, इंक्रीज एक्शन ऑफ कोकेन बाय एपिनेफ्रिन. दूसरा है टॉक्सिसिटी ऑफ लिथियम बाय थायजाइड डायूरेटिक्स. रिवर्स एक्शन ऑफ एस्पिरिन बाय सोडा बाइकार्ब. रिवर्स एक्शन ऑफ मॉर्फिन बाय नैलोक्सोन. इसमें से क्या है? बी टॉक्सिसिटी ऑफ लिथियम. हाँ, ये किस लिए? क्योंकि देखो, लिथियम किडनी से एक्सक्रीट होना होता है, एलिमिनेट होना होता है, राइट? चौथा प्रोसेस हमने एक्सक्रीशन पढ़ा था. थायराइड डायूरेटिक्स क्या करते हैं? उसको ये काम नहीं करने देते, टॉक्सिसिटी बढ़ा देते हैं. तो ये फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस पे काम हो रहा है, इसलिए उसकी एग्जांपल है. बाकी अगर आप लोग देखो कि रिवर्स एक्शन ऑफ एस्पिरिन बाय सोडा बाइकार्ब या मॉर्फिन बाय नैलोक्सोन, तो उसका काम उसमें हो गया हुआ है. उसके काम को रिवर्स करना इज नॉट अ फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस. ऐसे ही है, ठीक है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन पे रहना है ना हमने. हो गया. तो ये मैंने आप लोगों को इसलिए एक निकाला था एमसीक्यू. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इज एनहांस्ड बाय लिक्विड सॉल्युबिलिटी. हाँ, अच्छा, ये वही जो डॉक्टर हीरा भी हमें बीच में बता कर गई है, उनका बड़ा एक पॉजिटिव फीडबैक था, ठीक है? आयनाइज्ड स्टेट, लिपिड सॉल्युबिलिटी, लार्ज साइज और वाटर सॉल्युबिलिटी किससे इनहैंस होती है डिस्ट्रीब्यूशन? यस, वेरी गुड. लिपिड सॉल्युबल हो और आयनाइज्ड नहीं बल्कि नॉन आयनाइज्ड या न्यूट्रल हो, राइट? और लार्ज नहीं, स्मॉल साइज हो, राइट? क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार रिपीट करेंगे? ओके, श्योर. माइक्स में शोर बहुत ज्यादा आ रहा है, मुझे इसलिए समझ नहीं आ रही. आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, हम कहीं पे भी वापस जा सकते हैं. अच्छा, अब ये हमने ड्रग इंटरेक्शन पढ़ा है ना इसमें, तो इसका आंसर इज बीटा. लिथियम बाय एसिड डायूरेटिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ फार्माकोकाइनेटिक ड्रग डायरेक्शन. अब ये क्लियर है? ओके ओके ओके. अच्छा, अब हमने ड्रग बाइंडिंग पढ़ी थी, बेसिक ड्रग्स. और कोई बेसिक ड्रग किसको बाइंड करती है? शाबाश. और एसिडिक ड्रग्स किसको बाइंड करती है? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक हो गया. ठीक है, मैं आप लोगों से कहती, मैंने तो अभी थोड़े से एमसीक्यू कॉल्स आप लोगों के लिए निकाले ना, लेकिन आप लोग देखो कि ये सारा आपका फार्माकोकाइनेटिक पोर्शन जो है वो यहीं से आ रहा होता है, और ये सारी स्पेशलिटीज में आना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिक ड्रग्स बाइंड टू, ठीक हो गया? सॉरी, बेसिक ड्रग्स बाइंड्स टू. बेसिक ड्रग्स का भी हमने पीछे क्या पढ़ा है? सॉरी, आई मिस्ड दैट क्वेश्चन. नहीं, कोई मसला नहीं है. देखो, बेसिक ड्रग जो है वो हमारी बाइंड करती हैं अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन. पीछे हमने पढ़ा था, प्रोटीन का नाम है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है, तो बेसिक ड्रग्स एसिड के साथ बड़ा अच्छा सा बाइंड करती हैं. तो बेसिक ड्रग्स आपने याद रखना है, इसका पूरा नाम है अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से भी आ सकता है, ये अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक हो गया? और एसिडिक ड्रग्स किसको बाइंड करती हैं? एल्ब्यूमिन को. ठीक हो गया? अच्छा जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स. अब आप लोगों के अगर क्वेश्चंस हैं, दिस इज टाइम फॉर क्वेश्चंस. प्रेजेंटेशन हमारी एंड हो गई है. काइंडली वो स्लाइड दिखा दे जिसमें फूड दैट इंक्रीजेस द ड्रग एब्जॉर्प्शन.
ओके ओके, जस्ट अ मिनट, अभी हम उस स्लाइड पे चले जाते हैं। ये देखो आप लोग, ये भी हम लोग वहां पे आगे डिफरेंट फैक्टर्स थे, ठीक है। इंक्रीज किस किस की एब्जॉर्प्शन हो रही है? क्लोरोक्विन, कार्बामेथाजिन, ट्राइजोफल्विन की। डिक्रीज किसकी हो रही है? एम्पिसिलिन की, एस्पिरिन की, कैप्टोप्रिल की, लेवोडोपा, रिफेम्पिसिन, एरिथ्रोसाइक्लिन्स, ठीक है। ये हमारी क्लिनिकली जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं। ठीक हो गया? एनी अदर क्वेश्चंस? सॉरी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, रिपीट करेंगे अपनी बात? प्लाज्मा दोबारा प्लीज बताइए। जी जी, डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस, वाइंड अप करें फिर हम इसको। ओके, योर फीडबैक, क्वेश्चंस को रहने देते हैं, हम थोड़ा सा आपका फीडबैक पूछ लेते हैं। फीडबैक देगा आप में से कोई? कैसा रहा आप लोगों का फर्स्ट लाइव सेशन का एक्सपीरियंस? कुछ समझ आई, क्या बना? ओके, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि हम यहाँ पे फिर इसको वाइंड अप करते हैं, अगर आप लोगों के फर्दर क्वेश्चंस नहीं है। एक क्वेश्चन लेकिन पूछना था। फार्माकोलॉजी वाले जी जी ये बताइए। ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इज थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो हम उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं लिख सकते? व्हाई फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? अच्छा देखो, जो बॉडी में हम लोगों का मेजर जो अमाइनो एसिड और सोडियम एब्जॉर्प्शन हो रही है ना, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के साथ हो रही है, ठीक है। उसके इसमें जो प्राइमरी मैकेनिज्म, मेन मैकेनिज्म है ना, वो उधर से हो रहा है, अमाइनो एसिड्स का और सोडियम का। और उस पैसिव, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि पैसिव डिफ्यूजन सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा। उसके जो रह जाते हैं ना पैसिव डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होने से, वो बेसिकली एक्टिव की तरफ जाते हैं। सारा का सारा काम पैसिव डिफ्यूजन ही कर रही है। अब जब वहां से बचा कुछ काम है ना, वो आप पे कर रही है, बाकी कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन्स। तो इसलिए फिर जो आपका मेन मैकेनिज्म है ना, उसको हम पहले लेंगे, ठीक हो गया। तो डिफ्यूजन चूंकि आपका मेन मैकेनिज्म है ना, तो हम उसको बॉडी का जो सारे के सारा